मोदी सरकार ने 6 साल आज पूरे कर लिए हैं। बेबस लोग और बेरहम सरकार की ये दास्तान लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पिछले 6 सालों में भटकाव की राजनीति एवं झूठे शोरगुल की प्रकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज का तरीका बन गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है 6 साल बाद कि आओ चले आत्मनिर्भरता की ओर। मोदी जी अन्नदाता किसानों और भारत निर्माता श्रमिकों की आजीविका और आत्मसम्मान सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं और वे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विकास दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और आत्मनिर्भरता की दुहाई दी जा रही है। चल रहा युवाओं के रोजगार का द्वंद्व है, उद्योग और धंधे मंद हैं, मेक इन इंडिया बंद है और ये कोरे आत्मनिर्भरता के प्रचार का छल छंद है। परिणामों से दूर, प्रचार से भरपूर सरकार। इसीलिए हमने कहा बेबस लोग बेरहम सरकार। प्रधानमंत्री जी विपक्ष से पूछते हैं कि वो सरकार के साथ हैं या नहीं। विपक्ष का काम सरकार के साथ नहीं, देश के साथ खड़े होना है, 130 करोड़ भारतीयों के साथ खड़े होना है। सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना है और सरकार को रास्ता दिखाना, यही विपक्ष का काम है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, ऐसे लगता है 6 साल पूरे करने के बाद मोदी सरकार ने 130 करोड़ भारतीयों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मरहम लगाने की बजाय घाव दे रहे हैं। वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो छोटा उद्योग हो, वो दुकानदार हो, वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, वो हमारे अनुसूचित जाति के साथी हो, वो पिछड़े वर्ग के साथी हो, वो हमारे आदिवासी भाई बहन हो। ये सरकार अपने नागरिकों से लड़ाई लड़ रही है। उनके अधिकारों पर अतिक्रमण की, उन पर अत्याचार की। मोदी सरकार के 6 साल का सार केवल यह है कि यह सरकार मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरियां भरने में लगी है और गरीबों के शोषण में। इसीलिए बेबस लोग और बेरहम सरकार की संज्ञा और 6 मिथक या 6 भ्रांतियां श्री केसी वेणुगोपाल जी ने बताई। आज 130 करोड़ देशवासी संकल्प लेते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस जाबर जालिम सरकार का सामना करेंगे। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। रणदीप जी, अभी कुछ देर पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने अपनी अचीवमेंट्स गिनाई, अपने 6 साल, इस 1 साल पूरा हुआ और पिछले 5 साल का, कि कैसी ये सरकार रही। तो उन्होंने कांग्रेस को, अपनी तो अचीवमेंट्स गिनाई वो तो अलग है, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने स्पेशली इन दिस क्राइसिस ऑफ कोविड उन्होंने कहा कि कांग्रेस हैज प्लेड पॉलिटिक्स, हालांकि बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने पॉलिटिक्स प्ले की इस महामारी के तहत, और उनका व्यवहार और आचार जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल्सो एक्यूज्ड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कि उनकी समझ, मतलब हिज अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड और उनके कमेंट्स आर ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट एम्ड एट एड्रेसिंग द क्राइसिस। आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को, जो कोविड-19 का घोटाला उनके स्वयं के गृह प्रांत हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इसकी वजह से भाजपा के वहां के अध्यक्ष बिंदल साहब को इस्तीफा देना पड़ा है। अच्छा होता नड्डा साहब उस भ्रष्टाचार की चर्चा करते और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उनके इस्तीफे की भी घोषणा करते। अच्छा होता कि जेपी नड्डा साहब ये बताते
कि फर्जी वेंटिलेटर कांड भाजपा शासित गुजरात में क्यों हुआ और उसके लिए कौन दोषी हैं, सरकार में भाजपा में किससे उनके तार जुड़े हैं। अच्छा होता नड्डा साहब देश को यह बताते कि गुजरात का फर्जी मास्क कांड, जिसमें 63% अधिक कीमतें ले ली गई N95 मास्क की, उस फर्जीवाड़े में गुजरात की जनता के खजाने को किस प्रकार से चूना लगा और सरकार में बैठे किस व्यक्ति ने लगाया। अच्छा होता जेपी नड्डा जी खुद पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बताते कि केंद्र सरकार में रैपिड टेस्टिंग किट घोटाला किस प्रकार से हुआ और किसने किया। अच्छा होता अगर जेपी नड्डा साहब ये बताते कि 12 फरवरी 2020 को जिन श्री राहुल गांधी जी ने कोरोना वायरस संकट और संक्रमण के प्रति देश को आगाह किया था, उस 12 फरवरी 2020 और उसके बाद राहुल जी की संसद के अंदर और बाहर दी गई 4 चेतावनियों को मोदी सरकार ने क्यों नहीं सुना। अच्छा होता अगर जेपी नड्डा साहब ये बताते कि कोरोना संक्रमण के बीचों बीच लाखों लोगों का नमस्ते ट्रंप अभियान क्यों चलाया गया, जिसकी वजह से आज गुजरात सबसे संक्रमित प्रदेशों में बन गया है कोरोना महामारी के। अच्छा होता जेपी नड्डा साहब ये भी बताते कि क्या 25 मार्च को लॉकडाउन इसलिए लगाया गया और उससे पहले रोक लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के नेतागण कांग्रेस की चुनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार को 24 मार्च 2020 तक गिराने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा होता जेपी नड्डा साहब ये भी बताते, जैसा हमने स्लाइड में दिखाया, कि आपने पहला केस मिला 30 जनवरी को, परंतु टेस्टिंग की मापदंड निर्धारित किए पहली बार 22 मार्च को। 30 जनवरी से 22 मार्च तक का समय टेस्टिंग के मापदंड का निर्धारण करने में भारत सरकार ने क्यों खो दिया, जिससे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई। और आखिर में मैं ये कहूंगा, अच्छा होता जेपी नड्डा साहब ये भी बताते कि 64 दिन के 4 लॉकडाउन के बाद जब संक्रमण 578 था तो लॉकडाउन 1 लगाया गया था। आज संक्रमण 1.5 लाख को पार कर गया है तो लॉकडाउन 4 अब समाप्त होने वाला है। 4 लॉकडाउन के बाद देश ने क्या पाया और क्या खोया, और सरकार की लॉकडाउन से एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, देश ये सुनना चाहता था भाजपा की सरकार और भाजपा के अध्यक्ष से, बजाय इल्जामात और सस्ती राजनीति के। सर, मेरा सवाल ये है कि इन 6 सालों की विफलताएं आपने बताई, लेकिन अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं तो आज का तो दौर है ही, क्या कोरोना से लड़ाई को सबसे बड़ी विफलता जो सरकार की कमियां दिखाई दे रही हैं, बाहर सड़कों पर लोग इस कदर परेशान हैं कि जो लोग अब घर पहुंच गए तो उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन जीवन यापन के लिए आगे क्या करेंगे ये लोगों के सामने है। उसका एग्जाम्पल देखने को मिला कि जहां एक शख्स ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद आत्महत्या कर ली। तो सबसे बड़ी विफलता इन 6 सालों की आप किसको मानते हैं? पहला सवाल। और दूसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि विपक्ष के तौर पर इन 6 सालों में आप कांग्रेस पार्टी अपना आकलन कैसे करती है कि कितने मौकों पर आप दबाव बना पाए सरकार पे और आपने एक विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई? धन्यवाद सिद्धार्थ जी। इससे पहले कि मैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से भी अनुरोध करूं, मैं केवल ये कहूंगा, मानवीय त्रासदी और 130 करोड़ भारतीयों को क्षति पहुंचाना मोदी सरकार का 6 वर्षों में तकिया कलाम बन गया है। वो मानवीय त्रासदी चाहे नोटबंदी की हो जिसमें 150 से अधिक लोग मर गए बैंकों की लाइनों में खड़े खड़े, वो मानवीय त्रासदी
व्यापार पर तालाबंदी की हो, जो बगैर सोचे समझे जीएसटी के माध्यम से लागू हुआ, वो मानवीय त्रासदी कोरोना के समय की हो, जब 8 करोड़ हमारे मजदूर, श्रमिक, कामगार भाई बहन नंगे पांव, भूखे प्यासे, सैकड़ों हजारों किलोमीटर घर वापसी को मजबूर हो गए, क्योंकि प्रधान सेवक ने इस मानवीय त्रासदी से मुंह मोड़ लिया। और जब श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान के बाद श्रमिक ट्रेन चलाई भी गई, तो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार 40 श्रमिक ट्रेन रास्ता ही भटक गई। 50 लोग उन श्रमिक ट्रेनों में सफर करते हुए गरीब मजदूर, गरीब कामगार और श्रमिक अपनी जान से हाथ धो बैठे। पूरे देश ने वो भयावह मंजर देखा जब एक मां बिहार मुजफ्फरपुर में भूखे प्यासे 4 दिन के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरी और वहीं दम तोड़ दिया। और गोद में लिए बच्चे को यह मालूम नहीं कि मां ने दम तोड़ दिया है, और वो उसके आंचल को झकझोर कर मां को उठाने का प्रयास कर रहा है। यह भयावह मंजर भी इस देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश का एक गरीब मजदूर 4 दिन तक ट्रेन के टॉयलेट में उसकी डेड बॉडी पड़ी रही, परंतु रेल मंत्रालय ने या रेल मंत्री ने या मोदी सरकार ने परवाह नहीं की। सबसे बड़ी मोदी निर्मित मानव त्रासदियां हैं जिनसे यह देश आज भी पीड़ित है और पहले भी पीड़ित रहा है। कांग्रेस ने सदैव आगे बढ़कर जनता के साथ संघर्ष किया है। याद करिए राहुल गांधी जी का संघर्ष, जब मोदी जी उचित मुआवजा कानून को खत्म करना चाहते थे तो हमने सरकार के आगे छाती अड़ाकर किसान के साथ संघर्ष किया। हर बार जब किसान पर, मजदूर पर, छोटे लघु उद्योग पर, दुकानदार पर, अनुसूचित जाति और आदिवासी साथियों पर जब अतिक्रमण और आक्रमण हुआ, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहा। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर हमें ये सेवा का मौका मिला। जेपी नड्डा ने अब से थोड़ी देर पहले जब सरकार के 6 साल को लेकर के बखान किया कि हमने इन तमाम चीजों को लेकर अचीवमेंट हासिल की, उसमें 370 का जिक्र किया गया, उसमें नागरिकता संशोधन बिल का जिक्र किया गया। लेकिन मैं हैरान थी कि इस वक्त कोरोना को लेकर की जो स्थिति है मजदूरों की, उसका जिक्र नहीं किया गया। बनस्पत सिर्फ अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज का जिक्र करते हुए कहा गया कि हमने स्थिति को संभाला है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और 6 साल की अचीवमेंट में जब हमने देखा कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के देश में चारों तरफ विरोध के जो हालात थे, और कश्मीर में भी अगर 370 की हम बात करते हैं तो बाकायदा पूरी फोर्स का इस्तेमाल किया गया वहां के हालात को कंट्रोल रखने के लिए। ऐसे में क्या हम इन दोनों ही चीजों को अचीवमेंट मान सकते हैं? और कोरोना को लेकर के मजदूरों का जिक्र ना करना, इसको आप अचीवमेंट मानते हैं क्या? नीति जी, आवाज दबाना, विपक्ष को कुचलना, हर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, उसकी सोच को रौंद देना भारतीय जनता पार्टी सरकार की फासिस्ट नीति का हिस्सा है। इसीलिए सत्ता के वातानुकूलित एयर कंडीशन भवनों में बैठे बड़े बड़े भाजपाई नेतृत्व को वो लाखों करोड़ों मजदूर जो पांव में फफोले लिए पैदल चले जा रहे हैं, उनका दर्द दिखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को 6 करोड़ 30 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के ठप पड़े व्यापार की चिंता नहीं। भाजपा के नेतृत्व को 4 करोड़ से अधिक 60 दिन में गए रोजगार की परवाह नहीं। भाजपा के नेतृत्व को दर दर की ठोकरें खाते किसान की फिक्र नहीं।
भाजपा के नेतृत्व को 7 करोड़ दुकानदारों की व्यथा की जानकारी नहीं, भाजपा के नेतृत्व को ठप पड़ी अर्थव्यवस्था, बल्कि जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, पहली बार आजादी के बाद नकारात्मक जीडीपी दर की और जाती अर्थव्यवस्था की रत्ती भर भी परवाह या चिंतन नहीं। जो लोग देश की चिंता नहीं कर सकते, जो लोग राष्ट्रहित और राजधर्म के बारे में नहीं सोच सकते, आज 6 साल पूरा होने के बाद हम ये कहेंगे इस देश के 130 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा। विनम्रता से हमारा आग्रह है कि क्या ऐसे लोग सत्ता के हुक्मरान बनने के काबिल हैं या फिर उनको अर्श से फर्श तक का सफर तय कराने का समय आ गया है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।